Even today I'll discuss about elastic collision in one dimension, but before that I'll explain about collision. So what do you mean about collision? Collision means striking of the objects like this. ऑब्जेक्ट का टकराना ही तुम्हारा collision कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए आप कैरम बोर्ड गेम ले सकते हो. ओके, कैरम बोर्ड गेम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ collision. But there are two types of collision. First one is the elastic collision, another one is the inelastic collision. So how to differentiate both the collisions, elastic and inelastic? किस तरीके से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से किस तरीके से वो दोनों अलग है. तो हम लोग को सबसे पहले इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक में क्या होता है कि उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है और साथ ही साथ ये काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन में. बट इन इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है. तो ये फंडा है. देखो, सबसे पहला बात है कि कोई भी किसी भी तरह का कोलिजन हो उसमें लीनियर मोमेंटम तो ऑलरेडी कंजर्व ही रहता है. लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या समझे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो कुछ इस तरीके से यदि होता है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इलास्टिक कोलिजन. मतलब इलास्टिक कोलिजन में कंडीशन ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, दोनों चीज़ कंजर्व होगा. बट इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा. ये फंडा है कुछ, ठीक है. और कंडीशन ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टकराने के बाद जो है सो वेलोसिटी डिफरेंट आपको मिलता है इलास्टिक कोलिजन में. बट इन इलास्टिक कोलिजन में जो है सो टकराने के बाद तुमको जो वेलोसिटी मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी, वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम मिलता है. कैसे, किस तरीके से इसको समझ सकते हो. जैसे हम इलास्टिक के लिए रबर बैंड लिए ना, रबर बॉल लिए. रबर बॉल को लेने से टकराएगा तो दोनों एक दूसरे का मतलब जब टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. बट वही चीज़ यदि मैं बोलूँ इन इलास्टिक में, तो इन इलास्टिक में कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो एक बॉल इधर से आया और ये दूसरे से टकराया. टकराने के बाद ये दोनों जो है ना, दोनों एक साथ होकर के मूव करना स्टार्ट कर दिया एक साथ, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया. तो ऐसे कंडीशन में उसको इन इलास्टिक बोलेंगे. तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, मड ले लो, मड या तो फिर मिट्टी ले लो, गिल्ला मिट्टी ले लो और उसको कोई ऑब्जेक्ट पे थ्रो कर दो तो वो ऑब्जेक्ट उससे चिपक जाएगा और उसके साथ ही थ्रो मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है. तो इन इलास्टिक उसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन. कोलिजन के बाद उसका आफ्टर कोलिजन जो है फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए. तो ये होता है इन इलास्टिक. और इलास्टिक में तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होगा दोनों का. तो ये फंडा है तुम्हारा कोलिजन का. तो जब हम लोग समझ गए कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है. तो उसी को लेकर के हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. और क्या फाइंड करना है हम लोग को v1 और v2 कैलकुलेट करना है. मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से टकराता है तो टकराने के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है v1 और v2, तो किस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसी का एक जनरल फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन अबाउट लीनियर मोमेंटम. जैसे देख सकते हो यहाँ पे बिफोर कोलिजन यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिए कि एक ऑब्जेक्ट m1 है, दूसरा का मास m2 है, मास और वेलोसिटी जो है सो पहला का u1 है, दूसरा का u2 है. और यहाँ पे कंडीशन ये है कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, कंडीशन डाल दी है. तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2 है तो 100% कुछ देर में ये कोलाइड करेगा. कोलाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से सेपरेट होगा. सेपरेट होने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो हम लोग सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं. उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा उसका m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. दिस वन फार्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. तो यहाँ से क्या करो, m1 को एक साथ कर लो. जिससे मास m1 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी m1 दिख रहा है, तो इसको सेपरेट कर लो. m1 को एक साइड और m2 को एक साइड कर दो. तो इसको देखो, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस m2 वाला पोर्शन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा. तो m1 को हम कॉमन ले लेते हैं. m1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा u1 और ये v1 इधर से आएगा तो माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा v1, ठीक है. इज इक्वल्स टू राइट साइड यदि हम ले जाएँ तो राइट साइड में देखो m2 v2 पॉजिटिव में रहेगा तो m2 कॉमन ले लेते हैं, ये v2 और इधर से जाएगा माइनस में तो ये हो जाएगा u2, दिस वन, ठीक है. ये कुछ आ गया तुम्हारा रिजल्ट यहाँ से. इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1. एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इससे हमारा एक रिलेशन यहाँ पे मिला. अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, सो देखो हम लोग जानते हैं हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी.
तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2 इनिशियल पहले काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, तो m1u1 स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर दिस वन फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फाइनल के लिए 1/2 m1v1 स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड 1/2 m2v2 स्क्वायर फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब देख सकते हो तुम दोनों साइड से क्या कट जाएगा, 1/2 दोनों साइड से कट जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा 1/2 और दोनों साइड से कट जाएगा हमारा। तो क्या तुम्हारा रिलेशन यहाँ पे बचता है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बच जाता है हमारा जो है, उसको कॉपी कर देते हैं m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब क्या करो, उसी तरीके से जिस तरीके से m1 को एक साइड किए थे उसी तरीके से इसमें भी कर लो। तो m1 को यदि एक साइड यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो m1 को एक साइड कर लो, तो देखो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m1 है, m1 को इधर कर लो, तो यहाँ पे m1 एक साइड किए तो यहाँ पे u1 स्क्वायर है और यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो हो जाएगा v1 स्क्वायर, इसको इधर ले आए इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे m2 है तो इसको पहले लिख लो, यहाँ पे m2 कॉमन ले लिए, यहाँ v2 स्क्वायर अंदर है तो v2 स्क्वायर लिख दो, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 स्क्वायर। तो m2 कॉमन कॉमन मतलब एक स्टेप यहाँ पे जंप किए डायरेक्ट, तो ये चीज़ है आपका। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा फॉर्मूला है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले पे। तो ऐसे यदि लिखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आता है, m1 इसका हो जाएगा u1 माइनस v1 दिस वन, सॉरी m1 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा u1 माइनस v1, या तो प्लस पहले लिखो प्लस a प्लस बी है तो a प्लस बी, और फिर लिखेंगे क्या चीज़ u1 प्लस v1, फिर उसके बाद u1 माइनस v1, ये चीज़ हो गया इसका कंप्लीट इज इक्वल्स टू, इधर राइट साइड में देखो m2 और इसको लिखेंगे v2 प्लस u2, फिर माइनस में एक बार v2 माइनस u2, मतलब कुछ नहीं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको करना क्या है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों एक दूसरे को डिवाइड करना है दोनों से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखो, 2 में 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जब तुम डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को देख सकते हो बहुत ईजिली, 2/1 ना। तो सबसे पहले LHS को देखते हैं, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ पे u1 v1 है माइनस में, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम में कट जाएगा, m1 है m1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ u1 प्लस v1। तो इसको यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग u1 प्लस v1, यहाँ सिर्फ क्या बचा LHS में u1 प्लस v1 बचा इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बचेगा, देखो राइट साइड में हमारा क्या है v2, यहाँ पे देखो v2 माइनस u2, यहाँ भी v2 माइनस u2 m2 है तो m2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा v2 प्लस u2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे v2 प्लस u2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो v2 प्लस u2, ये चीज़ आया इक्वेशन। एंड दिस वन इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ, इसी इक्वेशन से सब कुछ हम लोग को मिलने वाला है। तो इस इक्वेशन को हम लोग फिलहाल के लिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन का काम करके हम लोग v1 v2 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि u1 है इस साइड ना, इसको u2 को इधर इनिशियल को एक साइड कर लो, तो u1 माइनस u2 इधर आ गया इज इक्वल्स टू, देखो v2 है राइट साइड में और ये वाला v1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, कुछ इस तरीके से v2 माइनस v1। ठीक है, बट हम इसको चाहते हैं कि इस फॉर्म में आ जाए, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी उसी तरीके से लाना चाहते हैं। तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा v1 माइनस v2, कुछ इस तरीके से ये मिल गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। देखो दोनों में क्या हो रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी और सेकंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट कंडीशन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव में है। तो इसी कंडीशन में क्या, मतलब इसको क्या समझ सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब कम हो रहा है वेलोसिटी एक दूसरे, मतलब दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के करीब आ रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं u12, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो 2 का वेलोसिटी कम है, यहाँ पे देख सकते हो कि u1 का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे u1 का वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, u2 का वेलोसिटी कम है, तो 100% क्या होगा, ये कुछ देर में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी
ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब इसके करीब जाने की कोशिश, एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो अप्रोच। और ये यहाँ पे देखो ये इसमें भी वही हो रहा है अप्रोचिंग, बट माइनस साइन यहाँ पे लग गया, तो माइनस साइन मतलब अपोजिट काम करेगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इसको दूर भगाने के लिए इसको बोला जाता है रिसीडिंग, मतलब दूर होगा, दूर हो रहा है ना तो इसको रिसीडिंग बोलते हैं। तो ये रिसीडिंग हो रहा है इसके यहाँ पे, मतलब एक करीब आ रहा है और वो जो है सो दूर जा रहा है, ये चीज़ कंडीशन है। तो करीब आ रहा है इसका मतलब क्या, स्ट्राइकिंग होगा। तो ये अप्रोच है, अप्रोच मतलब स्ट्राइक करने के लिए आ रहा है, और इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब दोनों एक दूसरे से दूर होना। इसका मतलब ये चीज़ इस इक्वेशन से ही समझ में आता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे दो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से काम करता है। इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और फाइनल वेलोसिटी यदि सब्ट्रैक्ट होता है विथ माइनस साइन देन उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब दूर दूर होना, और अप्रोच मतलब करीब आना फॉर स्ट्राइकिंग। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे है। अब हम लोग को क्या करना है, अब इक्वेशन थर्ड को यूज करके देखो, अब इक्वेशन को हम लोग को डिराइव करना है। तो इक्वेशन थर्ड को यूज करते हैं। इक्वेशन थर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा होगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट क्या करना है, मतलब क्या सब मतलब निकालना है आपको, किसका वैल्यू चाहिए, v1 का चाहिए। तो v1 का वैल्यू यदि आपको चाहिए तो यहाँ से क्या करो, v2 को सब्जेक्ट कर लो, और v2 का वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो किस तरीके से, जैसे हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम का जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये चीज़ है। और यहाँ से हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे चाहो तो लिख दो इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसमें क्या हमको सब्जेक्ट करना है, v2 सब्जेक्ट करना है। तो v2 यदि सब्जेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, v2 इज इक्वल्स टू, अब देख सकते हो यहाँ पे v2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला u1 प्लस v1 और माइनस में क्या जाएगा, ये u2 उधर चला जाएगा, तो ये u2, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे v2 में। यदि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखो रिजल्ट तुमको क्या मिलता है, क्या मतलब यहाँ पे होने वाला है उसको देखो। हमको v1 कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो जब तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1, और यहाँ पे m2 और v2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला वैल्यू u1 प्लस v1 माइनस u2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसका ब्रैकेट को तोड़ो, ब्रैकेट को हटाओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 हो जाएगा, देख लो u1 प्लस m2 v1 होगा माइनस m2 u2, ये चीज़ है ना। अब देखो दोनों साइड में क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो केवल v1 को छोड़ देना, बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आओ। देखो यहाँ पे v1 है और इसमें v1 है, इसमें दोनों में v1 है, इसको छोड़ दो, बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आओ। तो जब सबको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और इधर से देखो क्या आएगा, ये वाला माइनस में आएगा m2 v1, और ये वाला आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा m2 u2, कुछ इस तरीके से। इज इक्वल टू राइट साइड में हमारा क्या बचेगा, m1 v1 प्लस m2 v1, ये चीज़ मिला। अब देखो लेफ्ट साइड क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ सेम है, लेफ्ट साइड में क्या सेम है, ये वाला और ये वाला, तो क्या मिलेगा 2m2 u2 हो जाएगा। और बाकी इसमें देखो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, तो और इसमें v1 है और इसमें v1 है यहाँ पे, और कहीं पे v1 छूट रहा होगा, v1 m2 v1 ना, m2 v1 दिस वन, और यहाँ पे है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आ जाना चाहिए था आपको, सॉरी v1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, यहाँ पे क्या था m2, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट किया तो u1 फिर v1 फिर क्या है माइनस u2, ठीक है, तो ये u1 है ना, ठीक है चलेगा। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें अब कॉमन क्या लेना है हम लोग को, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा m1 माइनस m2, तो यहाँ पे दोनों में u1 आना चाहिए था। तो एक्चुअल में क्या है, देखो ये चीज़ जो है ना m1 v1 यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली क्या है m1 v1 तो यहाँ पे था ना, जब ये देखो इसको ये एज इट इज कॉपी किए, इसको भी एज इट इज कॉपी किए, तो यहाँ से ये वाला आना था, ये वाला इधर आया ना, तो यहाँ पे u1 था, सॉरी इस जगह पे हमारा u1 है, u1 ठीक है। तो देखो ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, हमारा u1 कॉमन आ रहा है, तो m1 माइनस m2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे m1 माइनस
m2 और कॉमन क्या है u1, ठीक है। और साथ ही क्या है ये m2 u2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2m2 u2, ये चीज़ आएगा यहाँ से इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है देखो v1 इसमें भी v1 इसमें भी, तो क्या कॉमन आ रहा है v1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ से कॉमन क्या आ गया v1। मतलब अब v1 को आप सब्जेक्ट करोगे तो देखो इक्वेशन क्या आता है, v1 को सब्जेक्ट करो तो ये नीचे पूरा चल जाएगा दोनों के लिए, तो यहाँ पे देखो लिखते हैं। अब हम लोग v1 को सब्जेक्ट करते हैं तो v1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 माइनस m2 और यहाँ पे u1 फिर प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रिलेशन आया हमारा, ठीक है। तुम इस लास्ट इक्वेशन से देख लेना, इस तरीके से तुम्हारा आ रहा है, तो इतना आया। अब तुम चाहो तो इसको, यही इक्वेशन तुम्हारा फाइनल है v1 का, तुम चाहो तो इसको और थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इस तरीके से। तो साथ में क्या छूटा, इसका u1 छूट रहा है, तो u1 यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया प्लस। अब इसको फिर इसके साथ कर दो 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तुम इस तरीके से भी इक्वेशन को रख सकते हो, इस तरीके से, मतलब दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, तो इस तरीके से इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यदि तुमको v2 चाहिए तो v2 को बस सिमिलरली करके लिख सकते हो। किस तरीके से, वो देखो जहाँ पे तुमको m1 दिख रहा है वहाँ m2 कर देना, जहाँ पे u1 दिख रहा है वहाँ u2 कर देना, जहाँ पे हाँ वही चीज़ m1 जहाँ पे वहाँ m2 कर दो, जहाँ u1 वहाँ u2 कर दो, बस और क्या है। तो सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट देखो किस तरीके से लिखते हैं, v2 का वैल्यू यदि लिखना है तो डायरेक्ट क्या करो, m1 की जगह m2 कर दो, m2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 डिवाइड बाय, इधर प्लस में कुछ नीचे वाला में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इतना तुम कैलकुलेट करके देख लेना, u2 प्लस 2m1 u1, क्योंकि यहाँ देखो 2 है तो यहाँ पे 1 कर दिए, डिवाइड बाय नीचे कोई चेंजेस नहीं, ये चीज़ मिलेगा। तुमको करना क्या है वो देखो, ये कैसे आएगा, बस यहाँ से क्या करना है, जहाँ पे v2 हम सब्जेक्ट किए थे ना, अब तुम v1 तुमको सब्जेक्ट कर लेना। तो v1 जब सब्जेक्ट करोगे तो v1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, v1 का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे u2, देख सकते हो यहाँ पे v2 प्लस u2 और ये इधर से u1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस u1। ये वाला जो तुम्हारा वैल्यू है, इस वैल्यू को तुमको सब्स्टिट्यूट किस में करना है, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, देखो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट टाइम मतलब ये कंप्लीट करने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट फिर करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ये वाला आएगा v2, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो v1 और v2 हम लोग को दोनों कुछ इस तरीके से मिल गया है। या तो तुम यदि एक्चुअली क्या है ना कि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है और बेटर होगा कि इस इक्वेशन को ही आप रिमेंबर रखें, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, मान लो छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और इस वैल्यू को पुट करना है वहाँ पे, तो यदि आपको फार्मूला रिमेंबर रहेगा तो बेटर है, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि यदि तुमको एक इक्वेशन पता है ना तो दूसरा इक्वेशन कुछ खुद से कैलकुलेट कर लोगे, बस इतना माइंड में रखना है कि बॉटम वाला चीज़ को नहीं चेंज करना है, ऊपर में जहाँ पे m1 है वहाँ m2 कर दो, जहाँ u1 है वहाँ पे u2 कर दो, आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। v1 के लिए था इसलिए m1 जहाँ पे है वो, ये तो इक्वेशन एक तो तुमको माइंड में रखना पड़ेगा, और दूसरा इक्वेशन जब v2 के लिए लिखोगे तो v2 के लिए चेंज करना है, केवल ऊपर में m1 को m2 कर दो और m2 को m1 कर दो, है ना। बस जहाँ पे m1 वहाँ पे m2, जहाँ m2 वहाँ m1, ओके। और u1 जहाँ पे वहाँ u2 करना, बस और कुछ नहीं, उतना ही चेंज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखते हैं कि इसका कुछ केसेस, स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस क्या है देखते हैं। तो स्पेशल केस इसका जो है वो है कुछ इस तरीके से कि मास को एक बार हम लोग इक्वल कर दें, या फिर मास को इक्वल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वेलोसिटी को भी इक्वल कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेस्ट में वेलोसिटी तो खैर इक्वल होगा ही नहीं, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि मास को इक्वल कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेलोसिटी जो है इनिशियल किसी एक वेलोसिटी को रेस्ट में ला सकते हैं। कैसे देखो, केसेस समझो। पहला फर्स्ट केस नंबर वन यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से है। मान लो केस में हम मान लें पहला कि m1 इज इक्वल्स टू m2, हम यहाँ पे कंडीशन डाल दे रहे हैं कि इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, इसके हम m1 इज इक्वल टू m2 को जो m मान लिए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है कुछ कंडीशन में। तो कंडीशन में आपको ये रहेगा कि मान लो यदि ऐसा है m1 इज इक्वल्स टू m2, मतलब दो ऑब्जेक्ट है जिस दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है सो सेम है। यदि दोनों का मास सेम है तो
यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन जो है वो वेलोसिटी क्या आएगा। तो वैसे कंडीशन में खुद से देखो, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या जानते हैं, v1 इज इक्वल्स टू, हम लोग का फार्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या है u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस वन फार्मूला वी हैव। ओके, जब ये फार्मूला है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो यदि दोनों का मास सेम है तो देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि यदि मास सेम है तो यहाँ पे m, यहाँ पे भी m माइनस m, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बचा ना, तो यहाँ भी m पुट होगा, यहाँ भी m प्लस m 2m, मतलब कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला टर्म बचा ना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 2m u2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, 2m के बराबर, 2m कैंसिल, मतलब क्या मिला, सिर्फ आपको u2 मिल रहा है। मतलब v1 जो है किसके बराबर हो गया, u2 के बराबर, कुछ इतना मिला तुमको रिजल्ट। ठीक है, तो v1 u2 के बराबर मिला, और वही चीज़ यदि होता सेकंड v2 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, तो v1 के लिए कैलकुलेट किया तब इतना मिला ना। अब v2 का इक्वेशन क्या था, v2 का इक्वेशन कुछ इतना था, v2 इज इक्वल टू था हमारा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कुछ यही था। तो इस कंडीशन में भी हमारा ये टर्म क्या होगा, दिस वन टर्म विल बी जीरो, बिकॉज मास सेम है, तो यहाँ पे m2 माइनस m1 जीरो आएगा। और ये वाला टर्म जो है, ये भी टर्म वही क्या दे देगा हमको, ये वाला टर्म में ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, u1 सिर्फ बचेगा। मतलब आपको v2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, u1, जस्ट रिवर्स देखो ना, जहाँ पे v2 है वहाँ पे v2 इज इक्वल टू u1 मिल रहा है, और v1 इज इक्वल टू u2 मिल रहा है। मतलब कंडीशन ये है कि दो ऑब्जेक्ट का यदि मास सेम होगा तो आफ्टर कोलिजन, मास सेम होगा तो आफ्टर कोलिजन सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटीज़ को ट्रांसफर कर लेगा। किस तरीके से, मान लो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, u1 है, और इसका क्या है, u2 है, और इसका क्या है, v1 है, और इसका v2 है। इसी तरीके से वेलोसिटी है ना। तो कंडीशन ये है कि जब ये टकराएगा ना, एक दूसरे से कोलाइड होगा, तो v1 जो है, ये जो v1, ये मतलब स्टार्टिंग में ये जब दोनों टकराएगा तो तुम्हारा जो वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, तो हम मान क्या लिए, v1 और v2, इसको मान चुके हैं यहाँ पे कि v1 और वेलोसिटी v2 होना चाहिए। बट जो v1 में वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, u2 के बराबर आएगा, और जो v2 में वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, u1 के बराबर आएगा। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटीज था वही तुम्हारा, जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटीज़ है वही चीज़ फाइनल वेलोसिटीज़ में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस तरीके से, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट वाला वेलोसिटी को अटेंड करेगा, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट का है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाला वेलोसिटी को अटेंड करेगा, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब इधर से जाके टकराएगा ना भाई, तो ये क्या करेगा, ये मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो गया इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो हो क्या रहा है कि जब टकराएगा तो ये वाला वेलोसिटी, ये जो तुम्हारा u2 है वो किसके लिए हो जा रहा है, तुम्हारा v1 के लिए, और ये वाला जो सो v2 के लिए हो जा रहा है। कुछ इस तरीके से तुम्हारे इक्वेशन में दिख रहा है, उस तरीके से। ठीक है, मतलब एक दूसरे से वेलोसिटी को ट्रांसफर कर रहा है। v1 जो है सो सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा, और v2 जो है मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को अटेंड मतलब कर लेता है। तो ये चीज़ तुम्हारा ये रिजल्ट बता रहा है केस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन केस यदि यहाँ पे बात करूँ केस 2, तो केस 2 में देखो क्या होता है। केस 2 में जो है उसमें हम यदि बोलें कंडीशन कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दो ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है, बट ये स्टार्टिंग में रेस्ट में है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो 100% का वेलोसिटी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो इक्वेशन लिख लो और देख लो क्या होता है कंडीशन तुम्हारा, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, और यहाँ पे क्या है u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बट u2 क्या है यहाँ पे 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यदि ये पूरा टर्म 0 हो जाता है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। मतलब ये वाला टर्म सिर्फ तुम्हारा रहेगा, सिर्फ ये टर्म, जब u2 0 हो जाएगा तो ये टर्म रहेगा। बट v2 के लिए क्या होगा, v2 के लिए देखो, v2 इक्वेशन जो है, ये v1 का इक्वेशन क्लियर हुआ जब तुम्हारा ये कंडीशन रहेगा तो, और v2 का इक्वेशन क्या है हमारा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे u2 है माइनस प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कुछ यही है ना। तो इस कंडीशन में देखो u2 हमारा 0 है ना, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u2 है इस मल्टीपल में, तो ये 0 होगा तो पूरा 0।
मतलब ये वाला टर्म बचेगा। तो V2 का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आधा जो इक्वेशन है, आधा पार्ट वो फर्स्ट के लिए आ रहा है और आधा पार्ट जो है वो सेकंड के लिए आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फंडा हो जाएगा। और लास्ट वन, यहाँ पे यदि और एक चीज़ बोलता कि मास सेम है, तब ऐसे कंडीशन में बोलता कि दोनों का मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, और क्या हो, एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, एक गया इधर से टकराया इससे, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, वैसे कंडीशन में तुम देख सकते हो दोनों का मास इक्वल कर लो ना, इक्वेशन तो यही रहने वाला है ना, दोनों का मास इक्वल करो। तो मास इक्वल करेंगे तो ये टर्म जीरो, मतलब V1 हमको क्या मिलने वाला है, जीरो। यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m एंड यहाँ पे डाल देना, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इन एट रेस्ट, देन u2 विल बी व्हाट, जीरो, u2 विल बी जीरो। तो ये वाला कंडीशन के लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन। तो V1 क्या कैलकुलेट किए थे, V1 कैलकुलेट किए m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये क्या, u1 के बराबर। मास यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये क्योंकि m माइनस m जीरो, मतलब ये पूरा टर्म क्या मिलेगा, जीरो, मतलब V1 आपको क्या मिला, V1 जीरो के बराबर मिल गया। फिर V2 यदि कैलकुलेट करना है तो V2 का इक्वेशन देख सकते हो क्या है, 2m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो मास सेम है ना, तो मास सेम है तो इसको m लिखते हैं, u1 डिवाइड बाय इधर क्या है, m1 प्लस m1, 2 मतलब m प्लस m, 2m के बराबर हो जाएगा, 2m कट गया, किसके बराबर बचा, u1। मतलब V2 वेलोसिटी जो किसके बराबर मिलेगा आपको, u1 के बराबर मिलेगा। मतलब V2 जो है सो सेकेंड मतलब u1 के बराबर मिल रहा है आपको। मतलब और जो तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे ये इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट, एक रेस्ट में है, दूसरा ये जो है सो u1 वेलोसिटी के साथ है। तो ये जब जाएगा ना, इसे टकराएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बैठ जाएगा और आगे इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे देगा। ठीक है, तो ये गया u1, तो इसका v1 होना चाहिए था वेलोसिटी ना, तो v1 जो है सो फिर यहाँ पे जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा और इसको उधर ठेल देगा। तो क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी होगा, जो मूव कर रहा है, उसका होगा कितना, v2। तो v2 किसके बराबर होगा, u1 के बराबर ही होगा ना। मतलब सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है। बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, जाएगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा और ये इसको धक्का दे देगा। मतलब मान लो तुम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, मान लो एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है, एक पत्थर वहाँ पे या दूसरा पत्थर लिया, और तुम यदि दोनों का मास सेम है और तुम थ्रो किए, उस पत्थर को में टक्कर मारे, तो वो पत्थर क्या होगा, तुम जो थ्रो किए वो पत्थर वहीं के जिस जगह पे वो शिफ्ट था उसी जगह पे बैठ जाएगा और उस पत्थर को वेलोसिटी दे देगा। तो वो वाला फंडा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग में जो तुम थ्रो किए जिस बॉल को, उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वेलोसिटी है हमारा u1। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे बैठ रेस्ट में है, जिस पर तुम टक्कर दे रहे हो, वो उसका वेलोसिटी u2 है, मतलब जीरो के बराबर है। तो जैसे ही तुम थ्रो किए तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो जीरो में था उसको वेलोसिटी मिल गया, क्योंकि वो u2 है ना, तो u2 तो उसको जो वेलोसिटी मिलेगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल v2 के बराबर होगा। तो u1 जो है सो v2 के बराबर इसलिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी में हमको रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन से समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।